हेलो एवरीवन, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। आज आ चुकी हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है और पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको पीछे वाला है एकदम अच्छे से है वो याद हो गया होगा। अगर नहीं भी याद हुआ तो देखो अब हम यहाँ पे है जो कि रिविजन कर लेते हैं। और टेलीग्राम पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो आप है फटाफट से हैं उसके आंसर राइटिंग करो, उस क्वेश्चन को लिखो। जैसा भी आपसे टूटा फूटा लिखा जा रहा है वैसा लिखो और आप है मेरे को टेलीग्राम पे सेंड कर देना। वहां पे हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं। कोई बंदा अगर नहीं भी जुड़ा है तो फटाफट से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है या कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पे आते हैं, हमारा राष्ट्रपति वाला टॉपिक। आर्टिकल कितने आते हैं इसमें? आर्टिकल की बात करेंगे। आर्टिकल है जो कि 52 से लेके 62 यानी 10 आर्टिकल इसमें आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने कल है क्या क्या पढ़ लिया था। आर्टिकल हमने 52 में पढ़ा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में हमने पढ़ा था कि जो कि जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, और राष्ट्रपति है कार्यपालिका के नाम मात्र के होते हैं, नाम मात्र के प्रधान होते हैं। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, वास्तविक मुख्य है वो कौन होते हैं? पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री ने अपनी एक सेना तैयार कर रखी है जिसे कहते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद है जो कि राष्ट्रपति जी को सलाह देते हैं। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 54 की। इसके बाद में आर्टिकल 74 की बात करते हैं थोड़ी सी। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 74 में, इसमें कहा गया कि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद है वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति को सलाह देंगे। क्या राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है क्या? ऑफ कोर्स ये सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है। ये हमने देखा था 42वां संविधान संशोधन 1976 में कि भाई इसमें क्या है, सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति जी बाध्यकारी है। राष्ट्रपति के पास तो फिर कोई शक्ति नहीं है, तो एक हम कह सकते हैं कि बीच का एक पिंपे टाइप का हो गया। तो हम जो कि राष्ट्रपति को एक शक्ति और देते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति है एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। एक बार है जो कि पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इतनी सी बात है। फिर हम आगे देखते हैं आर्टिकल 53 तक हो गए। आर्टिकल 54 में देखते हैं। आर्टिकल 54 में हमने देखा था निर्वाचन मंडल, इनके निर्वाचन में है कौन कौन भाग लेंगे। निर्वाचन मंडल की बात करें तो इनके निर्वाचन में है जो कि निर्वाचित एमपी और एमएलए भाग लेंगे। मनोनीत लेंगे क्या? नहीं, मनोनीत नहीं। एमपी आएंगे नहीं, मनोनीत एमएलए आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनका जो कि मनोनीत भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। विधान परिषद के सदस्य आएंगे क्या? नहीं। एमएलसी है वो नहीं आएंगे, विधान परिषद के सदस्य नहीं आएंगे। आर्टिकल 54 में जो कि निर्वाचन मंडल की, आर्टिकल 55 में है निर्वाचन पद्धति की कि भाई इनकी पद्धति है निर्वाचन वाली वो कैसी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनको नहीं चुना जाता। हमने हमारे एक प्रतिनिधि को भेज दिया जिसका नाम है एमएलए। एमएलए है, अब क्या चुनेंगे? राष्ट्रपति जी को चुनेंगे। आर्टिकल 55 में बात की। आर्टिकल 56 में क्या कहा गया? आर्टिकल 56 में है इनका कार्यकाल की बातें इसमें की गई हैं। इनका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। इनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। फिर बात करते हैं आर्टिकल 57 में कहा गया कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन। क्या राष्ट्रपति हैं पुनर्निर्वाचन हो सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी निर्वाचित है वो हो सकते हैं। कौन से वाले आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 58 ये भी हमने शायद पढ़ लिया था। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 58 की। आर्टिकल 58 में क्या कहा गया? आर्टिकल 58 की बात करें तो इसमें है जो कि इनकी योग्यताएं हैं, प्रेसिडेंट की योग्यता है वो बताई गई है। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए कि एक तो उनकी कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। दूसरी कि जो कि राष्ट्रपति जी लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखते हो ना चाहे, लेकिन क्या हो, सदस्य की योग्यता रखते हो। एक बात ये ध्यान रखना। तीसरी बात है कि वो कोई पागल या दिवालिया न हो। और एक बात और कि भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। नागरिकता है 5 प्रकार से ग्रहण की जा सकती है, वो हम पीछे देख के आ चुके हैं। और वो क्या न हो, पागल या दिवालिया न हो।
और कोई लाभ के पद पे न हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई लाभ का पद है उस पे न हो। ये है जो कि आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, 35 वर्ष की आयु हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो, लोकसभा का सदस्य रखने की योग्यता रखता हो, और इसमें कहा गया कि कोई लाभ के पद पे नहीं हो। यहां तक है, हमने कल है वो पढ़ लिया था, आई होप आपके माइंड में है, सब है, एक बार फिर से आ गया होगा। अब बात करते हैं उससे आगे आर्टिकल 59 की। तो चलो आर्टिकल 59 की इसको तो क्या लिखोगे, ये तो हमने कल वाला रिवीजन कर लिया फटाफट। फिर बात करते हैं आर्टिकल जो कि 59 की, इसमें क्या बताया गया। आर्टिकल 59 इसमें बताए गए कि राष्ट्रपति की शर्तें हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। इसमें बताए गए राष्ट्रपति की शर्तें, इनके बारे में देखते हैं कि भाई शर्त क्या क्या हो सकती है। योग्यता तो हमने देख ली, लेकिन शर्त और देख लेते हैं। शर्त क्या होनी चाहिए कि मान लो राष्ट्रपति जी हैं, वो या तो एक तरफ राष्ट्रपति है, एक तरफ कोई क्षेत्र के जो कि एमएलए, ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मान लो कोई राष्ट्रपति एमपी या फिर एमएलए है, तो क्या करना पड़ेगा, कोई राष्ट्रपति एमपी या एमएलए है तो उनको है जो कि जब वो राष्ट्रपति की शपथ लेते हैं उससे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति की शपथ से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। राष्ट्रपति की शपथ से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर ही शपथ लेंगे। शपथ से पहले एमपी या एमएलए के पद से इस्तीफा लेंगे, इस्तीफा लेंगे, बस इस्तीफा अगर ले लेंगे तो ये राष्ट्रपति की शपथ ले सकते हैं, अन्यथा ये शपथ है नहीं ले सकते। ये और इसमें क्या कहा गया, और शर्तें कौन कौन सी है, वही वाली एक शर्तें वही कि वो कोई भी लाभ के पद पे नहीं हो, कोई सार्वजनिक लाभ का पद हो, कोई सार्वजनिक लाभ का पद हो, या कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई पद हो, केंद्र सरकार या कोई केंद्र व राज्य सरकार का कोई पद हो, केंद्र सरकार के लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। तीसरी वाली बात, तीसरी बात है कि इनको वेतन वगैरह है वो कहां से मिलेगा। इनको वेतन है, हमने है अनुसूची 2 में हमने देख के आए थे कि इनका वेतन है वो जो कि केंद्र की सिंचित निधि से इनको वेतन मिलेगा। तो इनका वेतन है वो कहां से मिलेगा, भारत की सिंचित निधि पर इनका वेतन है वो भारित है। भारत की सिंचित निधि पर, इनकी बात हम कर चुके हैं, सिंचित निधि पर इनका वेतन भारित है, वेतन भारित है। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि क्या कोरोना काल में हमारे कर्मचारियों के कुछ तनख्वाह है वो काटे गई थी, सरकारी कर्मचारी है उनके तनख्वाह काटे गए, क्या इस प्रकार राष्ट्रपति की भी तनख्वाह काट सकते हैं क्या। हाँ भाई काट तो सकते हैं, लेकिन कब, कोई आपातकाल हो या कोई वित्तीय आपातकाल हो उस समय है इनके जो कि वेतन वगैरह में कटौती है वो की जा सकती है। ये हम जब इमरजेंसी पढ़ेंगे उस समय इनकी और ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन अब इस मामले में नहीं जाना है। भारत की सिंचित निधि पर इनका वेतन है, लेकिन इनके वेतन में है जब तक राष्ट्रपति है तब तक है इनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। वो बात अलग है कि आपातकाल में, लेकिन फिलहाल है जो कि ऐसे मामलों में नहीं की जा सकती। तो जब तक राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए वेतन में कटौती नहीं की जा सकती, राष्ट्रपति के पद पर रहते वेतन में कटौती नहीं की जा सकती, वेतन में कटौती नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। बस ये वाली, यही है हमारी राष्ट्रपति की शर्तें। एक बार फिर से देख लो कि वो एमपी एमएलए या राष्ट्रपति के एमपी या एमएलए हैं तो राष्ट्रपति के पद पर शपथ लेने से पहले इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरी वाली बात है कि सार्वजनिक या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कोई भी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। तीसरी बात है कि इनका वेतन है जो कि भारत की सिंचित निधि पर भारित है। और चौथी बात यह है कि जब तक वो राष्ट्रपति के पद पे उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। ये है राष्ट्रपति पद की शर्तें।
आर्टिकल 59 में है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 60 की। अगर इसको लिखना चाहो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो फटाफट से ले लो। फिर आगे चलें फिर आगे चलें। देखो हो गया। आगे चलते हैं, आर्टिकल 60 में कौन सी बात बताएंगे। देखो आर्टिकल 60 में आर्टिकल 60 की बात करें तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। आर्टिकल 60 में है जो कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। तो शपथ में ही क्या कहेंगे, शपथ में कहेंगे कि भाई हम संविधान व विधि का क्या करेंगी, परिरक्षण करेंगे, संरक्षण करेंगे और प्रतिरक्षण करेंगे। और क्या करेंगे, प्रतिरक्षण करेंगे और जनता का कल्याण करेंगे। बस यही है इनके शपथ में बात है। तो 3 बातें याद रखना, संविधान व विधि का परिरक्षण करेंगे, संरक्षण करेंगे और प्रतिरक्षण करेंगे। आप हैं जो कि YouTube पे है, इनकी शपथ वगैरह देखना कि इनकी शपथ है, कौन दिलाता है, कैसे इनकी शपथ है वो ली जाती है। तो चलो ये बात तो हो गई कि संविधान में क्या शपथ लेंगे कि परिरक्षण करेंगे, संरक्षण करेंगे, प्रतिरक्षण करेंगे। फिर बात करते हैं कि राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाएगा कौन। राष्ट्रपति को शपथ है जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो इनको शपथ दिलाएंगे। तो शपथ दिलवाने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट के या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट लिख दो, कुछ ही लिख दो, सर्वोच्च न्यायालय लिख दो, उच्चतम न्यायालय लिख दो, सुप्रीम कोर्ट लिख दो। तो उच्चतम न्यायालय के जो कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी। मान लो आज एब्सेंट है, आज छुट्टी पर है सीजीआई साहब, तो क्या करेंगे, चलो ये तो छुट्टी पे है, और तो सुप्रीम कोर्ट के टोटल 33 सदस्य हैं, इनके अलावा ये तो 34वें थे, इनके अलावा 33 सदस्य हो रहे हैं, उन 33 में से कोई तो आया होगा, चलो वो ही दे देंगे। तो अगर ये उपस्थित है तो अनुपस्थित है तो कौन आएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलवाई जाएगी, न्यायाधीश के द्वारा। बस ये तो एक साथ नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि टोटल इनकी संख्या 33 है, एक सीजीआई साहब हो गए और प्लस में 33 अन्य सदस्य टोटल है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फिलहाल में 34 है। तो ये बातें आगे करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। बस इतनी सी बात याद रखना, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है और शपथ में संविधान व विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करेंगे। इनको शपथ कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलवाई जाएगी, और अगर ये अनुपस्थित है तो कौन दिलाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलवाई जाएगी। यह आर्टिकल 60 में है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 61 के, तो ये देख लो फटाफट से फिर आगे चलेंगे। आगे हो रहा है जो कि क्या बताएंगे, आगे है, आगे वाली बात बताएंगे कि अगर मान लो हमें राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो कैसे हटाएंगे, राष्ट्रपति को है पद से हटाना है तो किस प्रकार हटाएंगे, तो वो वाली बातें हम करेंगे। देखो महाभियोग के द्वारा, आर्टिकल 61 की बात करते हैं। देखो आर्टिकल 61, इसमें राष्ट्रपति पर क्या लगाएंगे हम, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। तो चलो देखते हैं, लगाते हैं। एक बात, थोड़ी छोटी सी बात है, वो याद रखना। चलो आगे देखेंगे, इसको थोड़ा सा देख लें। अब देखते हैं कि इनको महाभियोग लगाएंगे तो इनका सबसे पहले कारण क्या होने चाहिए, सबसे पहले कारण तो ढूंढेंगे। क्या फटाफट से किलो राष्ट्रपति साहब अब आपको महाभियोग द्वारा हटाया जा रहा है ऐसे हटा दो, नहीं, कोई कारण तो होना चाहिए। तो इनका कारण क्या हो सकता है, या तो ये संविधान का उल्लंघन करे या संविधान का अतिक्रमण करे। तो मेन बात है इनके कारण की देखें तो ये क्या करें, या तो संविधान का उल्लंघन करें या संविधान का अतिक्रमण करें, एक ही बात है। संविधान का उल्लंघन
या अतिक्रमण, एक ही बात है, कोई सही शब्द है वो याद रखना। अब चलो इसको महाभियोग हटाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लोकसभा या राज्यसभा के सदन के किसी भी संसद के किसी भी एक सदन के द्वारा हम 1/4 सदस्यों को लेके आएंगे। सदस्यों के द्वारा है एक प्रस्ताव तैयार करेंगे। सदन के चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनके 1/4 सदस्यों का एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि प्रस्ताव तैयार करेंगे। तो करते हैं, देखो सदन के सदस्यों के द्वारा क्या करेंगे, प्रस्ताव तैयार करेंगे, या इनसे हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा हम अनुमति टाइप का तैयार करेंगे। प्रस्ताव तैयार करेंगे, प्रस्ताव तैयार करेंगे, यही लिख लो। फिर ये प्रस्ताव हम कहाँ लेके जाएंगे, फिर हम प्रस्ताव है एक तो हम सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास ही लेके जाएंगे, राष्ट्रपति के पास ही लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को क्या करेंगे, सूचना देंगे, राष्ट्रपति को सूचना देंगे। और राष्ट्रपति संसद में मीटिंग के लिए कितने दिन पहले इनको है जो कि सूचना दी जाती है, 14 दिन पहले। 14 दिन पहले है इनको सूचना दी जाती है, 14 दिन बाद में ये संसद की मीटिंग में आ जाएंगे। ठीक है, फिर से देखो, संसद के किसी भी सदन के द्वारा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनके द्वारा 1/4 सदस्य एक छोटा सा बहुमत तैयार करेंगे, एक प्रस्ताव तैयार करेंगे। उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास लेके जाएंगे कि लो प्रेसिडेंट साहब, आप पे हम महाभियोग लगा रहे हैं, आप इनके 14 दिन बाद में हम क्या आ जाना, संसद में आ जाना, हम क्या करेंगे एक जो कि आपको महाभियोग द्वारा हटाएंगे। 14 दिन पहले है सूचना दे देते हैं। आगे चलो, फिर बात करते हैं कि फिर से लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लोकसभा या राज्यसभा, फिर से कोई भी, मान लो अब की बार हम ले रहे हैं संसद का किसी भी एक सदन ले लो, चाहे मान लो हम लोकसभा ले रहे हैं या कुछ ही ले लो, एक सदन के द्वारा क्या करेंगे, 2/3 सदस्य। अब की बार है, पहले 1/4 थे, अब 2/3 सदस्यों के द्वारा क्या करेंगे, एक बैठक बुलाएंगे, बैठक करेंगे। फिर इसमें राष्ट्रपति आएंगे क्या, ऑफ कोर्स इसमें राष्ट्रपति आएंगे। अगर मान लो राष्ट्रपति को शर्म आए तो चलो खुद नहीं आएंगे, राष्ट्रपति अपना एक प्रतिनिधि तो भेज सकते हैं, हाँ प्रतिनिधि भेज देंगे। तो या तो इस मीटिंग में राष्ट्रपति खुद आ जाओ, या शर्म आए तो क्या कर लो, प्रतिनिधि को भेज दो, प्रतिनिधि उपस्थित होगा। 2/3 सदस्य बैठक करेंगे, राष्ट्रपति या उनका कोई प्रतिनिधि शामिल होगा। फिर बात करते हैं, क्या राष्ट्रपति इस समय राष्ट्रपति के पद पे होगा क्या, नहीं साहब अब नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे तो महाभियोग लगा रहे हैं, तो अब नहीं हो सकता। और क्या ये मान लो कि कोई वोटिंग वगैरह करे, मान लो कि सदन में कोई वोटिंग वगैरह चल रही है इस बैठक के दौरान, क्या राष्ट्रपति इसमें भाग लेंगे, नहीं वो भी नहीं ले सकते। तो क्या एक तो उस समय है ये राष्ट्रपति नहीं हो सकते, एक तो इस समय क्या नहीं हो सकते, प्रेसिडेंट साहब नहीं हो सकते, प्रेसिडेंट साहब नहीं हो सकते। दूसरी, मान लो ये वोटिंग कर रहे हैं तो वोटिंग में भी क्या नहीं ले सकते, ये भाग नहीं ले सकते, ये बातें याद रखना। फिर देखो आगे चले कि एक सदन के द्वारा 2/3 सदस्य की एक बैठक करेंगे, सब में है जो कि ये प्रस्ताव कैसे पारित होना चाहिए, एकदम से बहुमत के द्वारा, या हम कह सकते हैं विशेष बहुमत के द्वारा ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। सदन के सभी सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति खुद न आए कोई नहीं, प्रतिनिधि भेज दो, लेकिन ये प्रतिनिधि हो चाहे राष्ट्रपति हो, नहीं तो ये प्रेसिडेंट रहेगा, नहीं ये वोटिंग करेगा, कुछ ही नहीं करेगा। तो फिर आगे चलते हैं, सदन में लोकसभा राज्यसभा दोनों क्या विशेष बहुमत से देंगे क्या, ऑफ कोर्स देंगे। चलो एक सदन ही आ गया यहाँ पे, तो दूसरे सदन को और बुलाते हैं, ये थोड़ा याद रखना, कारण क्या होगा, संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण। एक सदन 1/4 सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव है छोटा सा तैयार करेगा और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देगा। एक सदन को बुला लिया, फिर दूसरे सदन की बात करते हैं। दूसरा सदन है एक जांच समिति बुलाएगा, दूसरा सदन क्या करेगा, जांच समिति का आयोजन करेगा, जांच समिति का आयोजन करेगा। ठीक है, इस जांच समिति में कितने सदस्य होने चाहिए, इस जांच समिति में वो दूसरे सदन के 2/3 सदस्य हैं वो होने चाहिए,
2/3 सदस्य होने चाहिए। जांच वगैरह एकदम सही है तो फिर क्या करेंगे, इसको राष्ट्रपति को है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हम इनको हटा देंगे। फिर बात करते हैं कि इनकी महाभियोग की प्रक्रिया में भाग कौन कौन लेंगे। जैसे हमने निर्वाचन मंडल में देखा था आर्टिकल 54 में कि इनमें निर्वाचित एमपी और एमएलए भाग लेंगे, मनोनीत भाग नहीं लेंगे। तो इसकी बात करें तो पहले ये थोड़ा सा देख लो आप, फिर आगे चलें। इसमें क्या कहा गया, संविधान कारण क्या होगा, संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन, ये इसके कारण होंगे। फिर हम देख रहे थे कि इसमें है जो कि सदन का पहला, हाँ कि इसमें है जो कि चलो फिर हम बात करें कि सदन का एक सदस्य है, 2/3 सदस्य लेके एक सदन है, 2/3 सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव तय जो कि सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। जो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देंगे, फिर 14 दिन के बाद ये संसद में आएगा। और राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधि भेज सकता है या खुद आ सकता है, लेकिन खुद आएगा तो नहीं तो वो प्रेसिडेंट रहेगा, नहीं वो वोटिंग कर सकता है, दोनों ही काम नहीं कर सकता। दूसरे वाला सदन एक जांच समिति बनाएगा, कितने सदस्यों के द्वारा, 2/3 सदस्यों के द्वारा वो क्या करेंगे, जांच करेंगे। फिर इनको है जो कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाता है। ये थी हमारी सीधी सीधी महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में। थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने आपको बता दिया है, 2-3 बार बता दिया है, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। एक छोटी सी बात और देखो कि भाई इनकी महाभियोग की प्रक्रिया में भाग कौन कौन लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया में भाग कौन कौन लेते हैं। सबसे पहले निर्वाचन मंडल वाली वो बातें, वो तो आपको याद ही होगी। एक तो है निर्वाचित, एक है मनोनीत, एक है एमपी, एक है एमएलए। क्या अब इसमें ये भाग लेंगे क्या अब इसमें निर्वाचित एमपी है ये तो भाग उसमें भी ले रहे, इसमें भी लेंगे। क्या अब मनोनीत और लेंगे, ऑफ कोर्स अब की बार मनोनीत भी लेंगे। क्या एमएलए की बात करें तो ये भाग लेंगे क्या, ऑफ कोर्स ये मनोनीत भी भाग लेंगे, लेकिन निर्वाचित एमएलए है ये भाग नहीं लेंगे। तो ये बात है थोड़ी सी याद रख लेना। निर्वाचित, अब इसके महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत एमपी और एमएलए भी भाग लेंगे और निर्वाचित एमपी भी भाग लेंगे, ये बात है थोड़ी सी याद रख लेना, लेकिन निर्वाचित एमएलए है वो भाग नहीं लेंगे। फिर बात करते हैं, ये महाभियोग की प्रक्रिया थी सीधी सीधी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 62 की। आर्टिकल 62 में और क्या कहा गया है। अब ये महाभियोग की प्रक्रिया तो आई होप आपको समझ में ही आ गई होगी, लेकिन क्या राष्ट्रपति पे कभी महाभियोग लगाया गया है, नहीं, ये कभी है नहीं लगाया गया। हम आगे पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको जो कि महाभियोग की प्रक्रिया, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया, वाइस प्रेसिडेंट को महाभियोग की प्रक्रिया, सीजीआई को महाभियोग की प्रक्रिया, चीफ इलेक्शन कमीशन को महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये संविधान में किसी का भी उल्लेख नहीं है। संविधान में सिर्फ और सिर्फ महाभियोग की, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ संविधान को उसी में उल्लेख किया गया है, और इन किसी को भी संविधान में उल्लेखित नहीं है। सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को संविधान में उल्लेखित है, ये बात भी थोड़ी सी याद रख लेना। फिर बात करते हैं आर्टिकल 62 की। आर्टिकल 62 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 62 की बात करें तो इसमें है जो यही बातें बताई गई, आप सुनते रहना। एक विशेष पॉइंट है वो नहीं बनाएंगे, हाँ एक विशेष पॉइंट नहीं बनाएंगे, इसमें सीधी सी बात है। क्या राष्ट्रपति का कार्यकाल आपने बताया 5 वर्ष का है, नेक्स्ट वाला राष्ट्रपति आएगा तो वो कब तक पद पे रहेगा, बस ये वाली बात कहता है आर्टिकल 62। मान लो कि अब है वर्तमान में एक राष्ट्रपति है, उनका है कार्यकाल अभी 5 वर्ष का नहीं हुआ, उसमें है 1 महीना बाकी है, तो क्या करेंगे, फिर से राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो इनका तो 1 महीना बाकी, भले इसका 1 महीना बाकी हो लेकिन इनका टाइम पूरा करेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। और ये पद पर कब रहेंगे, पीछे वाले ये पद पर रहेंगे जब तक नए वाले राष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलवा देते। जब तक शपथ नहीं मिलेगी तब तक यही रहेंगे, शपथ मिल जाएगी तो इसकी जगह एक नए आ जाएंगे और पीछे वाले वो चले जाएंगे। तो ये बात है थोड़ी सी याद रखना कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, ठीक है। और इनका कार्यकाल कब तक पद पर रह सकते हैं, जब तक नए राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण नहीं करवा दे तब तक ये पद पर रहेंगे।
तो ये वाली बातें हैं 2 आर्टिकल 62 में कही गई हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा। नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा। चुनाव करवाया जाएगा, ठीक है। और पद पर कब रहेंगे? जब तक नए राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण न करवा दे तब तक। नए राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करने तक है, जो कि पीछे वाले राष्ट्रपति का कार्यकाल रहेगा। बस ये वाली बातें आर्टिकल 62 में सीधी सीधी हैं, 2 ही बातें हैं वो बताइए। तो इसी के साथ हमारा राष्ट्रपति वाला टॉपिक समाप्त होता है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं वो थोड़ी और बता दें, ये इसको याद रखना। फिर आपके माइंड में आया होगा कि भाई ये राष्ट्रपति वाला चुनाव है, इसका आयोजन वगैरह कौन करवाता है, तो ये आपके दिमाग में तो आया होगा। तो चलो इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा है, याद रख लेना। आर्टिकल 62 में 2 ही बातें हैं सीधी सीधी। फिर हम बात करते हैं कि भाई इनके चुनाव का आयोजन वगैरह कौन करवाता है। आयोजन की बात करें तो एक तो है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, एक तो करते हैं इनके जो कि चुनाव का नोटिफिकेशन। किसका? चुनाव का नोटिफिकेशन। ये कौन देते हैं? इनका नोटिफिकेशन है, हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनके जो कि चुनाव का नोटिफिकेशन देंगे। तो इनका चुनाव का आयोजन कौन करवाएगा? तो इनके चुनाव का आयोजन इलेक्शन कमीशन है वो करवाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो करवाएंगे। चलो ये तो हो गया। फिर बात करते हैं वाइस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, तो घोषणा है जो कि नोटिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट देगा, और आयोजन चीफ इलेक्शन कमीशन करवा देगा। फिर करते हैं लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन की बात। इनका कौन करेगा? इनमें आ जाएंगे प्रेसिडेंट साहब। वो कहते हैं कि हाँ मैं कर दूंगा, अब सब कुछ मैं संभाल लूंगा, आपने मेरे को लेके आ गए, अब मैं संभालूंगा, लेकिन नोटिफिकेशन में दे दूंगा, लेकिन आयोजन है वो चुनाव का कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा। चलो ये तो हो गया। फिर बात करें कि भाई गवर्नर की बात, या हम कह सकते हैं कि एमएलए की बात करें, तो इनको कौन करवाएगा? इनका करवाएगा भाई प्रेसिडेंट तो नहीं करवा सकते। ये कहते हैं राज्य में मेरा एक बंदा तैयार है जिसका नाम है गवर्नर, राज्यपाल, वो इनका नोटिफिकेशन देंगे। लेकिन आयोजन कौन करवाएगा? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये करवाएंगे। तो ये बातें हैं थोड़ी सी याद रखना कि जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट देता है, लेकिन इसका आयोजन चीफ इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। लोकसभा राज्यसभा का नोटिफिकेशन है वो प्रेसिडेंट देता है, लेकिन इसका आयोजन है वो चीफ इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। एमएलए को नोटिफिकेशन है वो गवर्नर देता है, लेकिन इसका आयोजन चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही करवाया जाता है। तो ये बातें हैं थोड़ी सी राष्ट्रपति से संबंधित, ये आर्टिकल 62 में नहीं है, ये तो मैंने आपको सीधे कुछ बातें हैं वो बता दी। तो ये बातें हैं थोड़ी सी याद रखना। और तो मैं आपको क्या ही बताऊं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो अब हम नहीं पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं आगे हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारा पॉलिटी होगी उसके साथ साथ हमारी शक्तियां हैं वो चलती रहेंगी, हम एक साथ है उनको नहीं पढ़ेंगे। हाँ, और तो इसमें क्या ही बात बताऊं, एक छोटी मोटी बात है वो मैं राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से लेके 62 तक है सारी बातें हम देख चुके हैं। और चलिए भाई आज वाली क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप इसमें से आपको कोई भी है डाउट वगैरह नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे हैं जो कि नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर इस क्लास के नीचे कमेंट कर देना, जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर सबसे पहले दे दूंगी। तो चलिए भाई आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करना कतई मत भूलना। क्योंकि वहां पे हम आंसर राइटिंग करते हैं और PYQ से संबंधित है सारे क्वेश्चन हम वही करते हैं। तो चलिए भाई आज वाली क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल वाली पॉलिटी वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।